नमस्कार दोस्तों। जीएसजेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश कुमार सोनोडिया आपके हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो विषय हम पढ़ने वाले हैं वो जनजातियों के विषय में पढ़ने वाले हैं और यह जो टॉपिक है हमारा एमपी मध्य प्रदेश के विषय संदर्भ में रहेगा। साथ ही हम देखते हैं कि यह जो टॉपिक है जो पेपर सेकंड है उसके सेकंड पार्ट की यूनिट जो 5 है उसके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले अपन जनजाति किसे कहते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं कि जनजातियां होती क्या है। ठीक है ना। तो जनजातियों के लिए तीन मानदंड बताए गए हैं कि किसी भी जाति को हम अनुसूचित जनजाति कह सकते हैं या किस रूप में कह सकते हैं, उसके लिए तीन मानदंड बताए गए हैं। पहला, दुर्गम क्षेत्रों में निवास। दुर्गम क्षेत्रों में निवास, जैसे कि अपन बात करें कि पहाड़ी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा, पहला दुर्गम क्षेत्रों में निवास। दूसरा इनकी हो जाती है विशिष्ट कला एवं संस्कृति। और जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो निम्न सामाजिक स्तर या सामाजिक पिछड़ापन। इनकी क्या हो जाती है, तीन प्रमुख विशेषताएं हो जाती है। किसी भी जाति को हम जनजाति के रूप में परिभाषित करते हैं। दुर्गम क्षेत्रों में निवास, विशिष्ट कला एवं संस्कृति का होना आवश्यक है, और तीसरा, इनकी निम्न सामाजिक स्तर या सामाजिक पिछड़ापन इनमें पाया जाता है। तो ये तीन विशेषताएं यदि किसी जाति में पाई जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे अपन, अनुसूचित जनजाति कहेंगे। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अपन अनुसूचित जनजाति को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड 1 में क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। क्या किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है। और दूसरा हम देखते हैं कि इन्हें 366 के खंड 25 में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। ठीक है ना। अब यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें, किसके संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि देखें हम कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा हम। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील जनजाति पाई जाती है। जो नर्मदा का उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र है, मतलब ऊपर की ओर विंध्याचल और नीचे की ओर सतपुड़ा क्षेत्र, यहाँ पर कौन सी जनजाति, गौंड जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, गौंड जनजाति पाई जाती है। बैतूल हरदा वाले क्षेत्र की यदि बात करें तो यहाँ पर कोरकू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, कोरकू जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना। यदि छिंदवाड़ा की बात करें हम, छिंदवाड़ा का जो पातालकोट क्षेत्र है, यहाँ पर जो भारी जनजाति वो पाई जाती है। कौन सी जनजाति, भारी जनजाति। यह विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, भारिया और सहरिया। फिर यदि आगे बात करें अपन, ये मंडला डिंडोरी तरफ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर जो जनजाति पाई जाती है वो पाई जाती है बैगा। कौन सी जनजाति, बैगा जनजाति। फिर ऊपर यदि जाएं अपन तो यहाँ पर कोल जनजाति पाई जाती है। कौन सी, कोल। और यहाँ पर यदि देखें अपन तो यहाँ पर सहरिया जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में यदि हम कुल जनजातियों की संख्या देखें तो मध्य प्रदेश में 43 प्रकार की क्या पाई जाती हैं, जनजातियां निवास करती हैं। कितने प्रकार की, 43 प्रकार की, 43 प्रकार की जनजातियां यहाँ पर क्या करती हैं, निवास करती हैं। यदि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बात करूं मैं कि सर्वाधिक कौन सी जनजाति है,
सर्वाधिक संख्या में, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक संख्या में जनजाति पाई जाती है वो है भील। इनकी संख्या लगभग 46 लाख। यदि दूसरा देखूं तो वो हो जाता है गौंड जनजाति। पहला भील, दूसरा गौंड और तीसरा हो जाता है कोल जनजाति। ठीक है ना। इनकी जनसंख्या लगभग 46 लाख, इसकी 43 लाख और इसकी लगभग 11 लाख के आसपास इनकी जनसंख्या है। यदि मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले में क्या करती है, निवास करती है, तो यदि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति है वो निवास करती है धार जिले में। कौन से जिले में? धार जिले में। और यहाँ पर इनकी संख्या है लगभग 12,22,000। कितनी है? 12,22,000 यहाँ पर जनजाति निवास करती, जनजाति की संख्या है। यदि प्रतिशत की दृष्टि से देखूं तो वो हो जाता है अलीराजपुर। यहाँ पर कितना? लगभग 89% जो है वह जनजाति यहाँ पर, कुल जनसंख्या के 89% जनजाति यहाँ पर निवास करती है। यदि मैं देखूं आगे कि मध्य प्रदेश के ऐसे जिलों जहां पर 50% से अधिक जनजातियां निवास करती हैं, तो पहला हो जाता है धार, दूसरा अलीराजपुर, तीसरा अपन देखें कि तो झाबुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर बड़वानी, और फिर जो पांचवा जिला है उसका नाम है डिंडोरी। ठीक है। इन 5 जिलों में क्या है, अनुसूचित जनजातियां 50% से अधिक पाई जाती हैं। ठीक है। यदि आगे अपन देखें कि मध्य प्रदेश के जो 24 जिले हैं वो जनजाति बाहुल्य जिले माने जाते हैं। कितने जिले माने जाते हैं? 24 जिले जनजाति बाहुल्य यहाँ पर माने जाते हैं। तो आज जिस जनजाति का अपन अध्ययन करेंगे वो है अपनी गौंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गौंड जनजाति। इसका क्या करेंगे हम? आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैप बना लेते हैं अपन। ठीक है। तो जो गौंड जनजाति है, सबसे पहले देखते हैं इसका क्षेत्र कि किस क्षेत्र में यह जनजाति निवास करती है। तो जो गौंड जनजाति है वो नर्मदा के दोनों ओर, जैसे मैंने पहले ही बताया हूं कि नर्मदा के दोनों ओर विंध्याचल और सतपुड़ा वाले क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? गौंड जनजाति निवास करती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन प्रजाति कि यह किस प्रकार की प्रजाति है। ठीक है ना। तो यह है द्रविडियन प्रकार की। कौन सी? द्रविडियन प्रकार की जनजाति है। ठीक है। तीसरा देखते हैं अपन इसकी उत्पत्ति। तो गौंड जनजाति जो है इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? बोरादेव से। किससे मानी गई है? बोरादेव अर्थात महादेव से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। एक दूसरी अनुश्रुति के अनुसार जो गौंड जनजाति है या गौंड शब्द है वह बना हुआ है तेलुगु भाषा के कौंड शब्द से। किससे? कौंड शब्द से। और कौंड का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत। क्या होता है? पर्वत। यह जनजाति पर्वतों में निवास करती है, इसलिए क्या कहलाती है? इसको, जनजाति को, गौंड जनजाति हम कहते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति किससे मानी गई है? पहली अनुश्रुति के अनुसार बोरादेव अर्थात महादेव से मानी गई है। और दूसरा जो है गौंड शब्द या गौंड जनजाति की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के कौंड शब्द की हुई है। कौंड का अर्थ होता है पर्वत। यह जनजाति पर्वतों में निवास करती थी, इसलिए क्या कहलाई है? गौंड कहलाई। क्या कहलाई? गौंड कहलाई। ठीक है ना। अब इनकी शारीरिक बनावट देख लेते हैं। तो इनकी शारीरिक बनावट में अपन देखते हैं कि जो इनका जो शरीर जो होता है वो मध्यम कद काठी का होता है। कैसा होता है? मध्यम कद काठी का होता है। ओंठ इनके मोटे होते हैं, नाक इनकी चपटी होती है, और शरीर जो होता है इनका बलिष्ठ होता है। कैसा होता है? बलिष्ठ होता है। और लगभग अपन बात करें कि इनका हल्का सा सांवला रंग इनमें पाया जाता है। तो इनकी क्या हो जाती है? शारीरिक बनावट।
अब देख लेते हैं इनकी उपजातियां। उपजातियों को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। पहला देख लेते हैं सामाजिक स्तर के आधार पर, ठीक है ना। तो सामाजिक स्तर की यदि बात करूं, सामाजिक स्तर के आधार पर इनकी जो जनजातियां हैं वो है अगरिया, फिर हो जाती है प्रधान, फिर ओझा, फिर कोयला भूतिस, और पांचवा है वो कहलाता है सोलाहास, ठीक है ना। पहला देख लेते हैं अगरिया, मतलब ऐसे जनजाति समूह जो किसका काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, क्या कहलाते हैं, अगरिया कहलाते हैं। दूसरा अपन देखते हैं प्रधान, प्रधान जो पूजा पाठ करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अपन प्रधान कहते हैं। ओझा, मतलब जो किसका काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ओझा कहलाते हैं। फिर जो नाचने गाने वाले होते हैं वो कहलाते हैं कोयला भूतिस, ठीक है ना। और जो बढ़ईगिरी का काम करते हैं वो कहलाते हैं सोलाहास, वो क्या कहलाते हैं, सोलाहास। ये इनका क्या हो जाता है, सामाजिक स्तर। अगरिया, प्रधान, ओझा, कोयला भूतिस और सोलाहास, इनका क्या हो जाता है, सामाजिक स्तर हो जाता है, या इनकी क्या हो जाती है, उपजातियां हो जाती हैं। एक अन्य रूप में भी देख सकते हैं हम इनको, ठीक है ना। तो दूसरे स्वरूप में यदि बात करें तो ये इनका दो प्रकार का जनजाति समूह है। पहला कहलाता है राजगोंड और दूसरा कहलाता है धुरगोंड, ठीक है ना। राजगोंड मतलब जो किससे संबंधित रखते हैं, राज परिवार से संबंध रखते हैं। किससे, राज परिवार से संबंध रखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, राजगोंड कहलाते हैं। और जो अन्य होते हैं बाकी, जैसे किसान का काम करने वाले या सैनिक वर्ग जो भी होता है, वो क्या कहलाता है, धुरगोंड कहलाता है। क्या कहलाता है, धुरगोंड कहलाता है, ठीक है ना। तो फिर अगला अपन देखते हैं, अगला पॉइंट, इनकी वेशभूषा, ठीक है ना। तो इनकी वेशभूषा में हम देखते हैं कि जो प्रौढ़ पुरुष होते हैं, प्रौढ़ पुरुष, वो क्या पहनते हैं, बंडी पहनते हैं। क्या पहनते हैं, बंडी। ये जो पहना है ये क्या कहलाती है, बंडी है, बनियान टाइप की होती है जो कमीज के अंदर पहनी जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन, बंडी कहते हैं, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं, जो सर के ऊपर मतलब ये गमछा टाइप का जो बंधा हुआ है इसे कहते हैं मुरेट। क्या कहते हैं इसे, मुरेट कहते हैं। और यदि गमछे को यदि ये अपने कंधे पे रखा जाता है तो उसे कहते हैं हम पिछोना। क्या कहते हैं, पिछोना उसे कहा जाता है। तो प्रौढ़ पुरुष क्या पहनते हैं, बंडी पहनते हैं, सर पर मुरेट बांधते हैं और कंधे पर क्या रखते हैं, पिछोना पहनते हैं, ठीक है ना। और यदि स्त्रियों की बात करूं, किसकी बात करते हैं अपन, स्त्रियों की। तो स्त्रियां जो हैं एक ही कपड़े के माध्यम से अपने पूरे शरीर को क्या करती हैं, ढकती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाती है, इनकी वेशभूषा हो जाती है। यह जनजाति भी सामान्य रूप से गुदना प्रिय मानी जाती, मतलब गुदना जो है उसको गुदवाने के क्या होते हैं, शौकीन माने जाते हैं। फिर आगे अपन देखते हैं कि इनका जो परिवार है वो है पितृसत्तात्मक परिवार। कैसा परिवार है, पितृसत्तात्मक, मतलब जो परिवार का मुखिया होगा वो कौन होगा, पिता होगा। सामान्यतः स्त्रियों को भी महत्ता दी गई है, महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो परिवार में पिता और माता दोनों की सहमति से ही लिए जाते हैं। परंतु जो परिवार होता है वो कैसा होता है, पितृसत्तात्मक होता है, ठीक है ना। फिर अपन बात करें कि विवाह, तो इस जनजाति में जो है
वो निम्न प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। पहला है पिठौना, फिर होता है चड़ विवाह, फिर होता है सेवा विवाह, इसी को क्या कहते हैं अपन, लमसेना विवाह। क्या कहते हैं इसे, लमसेना विवाह भी कहते हैं इसे। फिर आगे देखते हैं कि दूध लौटावा, ठीक है ना, कौन सा, पिठौना, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, दूध लौटावा, और एक होता है सहमति विवाह। कौन सा विवाह, सहमति विवाह, ठीक है ना। जो पिठौना विवाह है, इसमें जो बारात है वो लड़की लेकर जाती है। कौन लेकर जाती है, लड़की बारात लेकर लड़के के घर जाती है। जो चढ़ विवाह है उसमें बारात लड़का लेकर जाता है, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि जो सेवा विवाह है, यदि कोई व्यक्ति वधु मूल्य चुकाने में असमर्थ होता है तो वो क्या करता है कि अपने ससुर के यहाँ कुछ दिन तक रहता है और वधु मूल्य को क्या करता है, चुकाता है। तो इस प्रकार का विवाह क्या कहलाता है, सेवा विवाह कहलाता है, या इसे क्या कहते हैं अपन, लमसेना। और ऐसा व्यक्ति यदि ऐसा कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, लामा नाई कहते हैं। क्या कहते हैं, लामा नाई उसे कहा जाता है। फिर अपन देखते हैं कि दूध लौटावा, कि मतलब जो है मामा फुआ के बच्चों में क्या हो जाता है, आपस में विवाह यहाँ पर हो जाता है। और लास्ट है अपन सहमति, मतलब राजी खुशी जो विवाह होते हैं आपसी सहमति से, तो वह सहमति विवाह के अंतर्गत आ जाता है। तो विवाह के ये कितने प्रकार, 5 प्रकार माने गए हैं, पिठौनी विवाह, चढ़ विवाह, सेवा विवाह, दूध लौटावा, और फिर कौन सा, पांचवा, सहमति विवाह, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, इनका आर्थिक जीवन, ठीक है ना। तो इनका आर्थिक जीवन मुख्य रूप से वनोपज, कृषि संग्रह, सॉरी, कृषि कार्य, और तीसरा जो होता है ये मजदूर होते हैं। क्या होते हैं, मजदूर होते हैं। अब गौड़ जनजाति भी क्या करती है, स्थानांतरित कृषि करती है। क्या करती है, स्थानांतरित कृषि। और इनकी स्थानांतरित कृषि को जो है क्या कहते हैं, बेवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेवार कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है कि जब तक मतलब किसी स्थान से वृक्षों को काट दिया जाएगा और वहां पर तब तक खेती की जाएगी जब तक वह जमीन जो है उपजाऊ है। यदि वह उपजाऊ नहीं रहती तो फिर अन्य किसी जगह जाकर उसको काटा जाता है, वृक्षों को काटा जाता है, फिर वहां पर खेती की जाती है। तो इनका आर्थिक जीवन जो है वो वनों पर और कृषि और उसकी मजदूरी पर आधारित होता है। इनकी जो स्थानांतरित कृषि है उसका नाम क्या है, बेवार। क्या है, बेवार। फिर आगे हम देखते हैं कि इनके मुख्य जो देवता हैं वो हैं बोरा देव। कौन सा देव, बोरा देव। इनके क्या हो जाते हैं, मुख्य देवता, जिसको आप क्या कहते हैं, महादेव भी कहते हैं। फिर देखते हैं अपन अंगा देव, ठीक है, अंगा देव, ठाकुर देव, ठीक है ना। इनके क्या हो जाते हैं, प्रमुख देवता हो जाते हैं, बोरा देव, अंगा देव और ठाकुर देव। इनके क्या हो जाते हैं, प्रमुख देवता हो जाते हैं। अब इनमें जो है मृत्यु के बाद शव को दफनाने और जलाने, दफनाने और जलाने दोनों की प्रकृति यहाँ पर पाई जाती है। जैसे अपने इधर क्या होता है, 13वीं होती है, ऐसे ही इनके इधर क्या मानी जाती है, 10वीं मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 10वीं। मतलब जो जितने भी धार्मिक कर्मकांड हैं मृत्यु के पश्चात, वो मृत्यु के 10वें दिन यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है ना। फिर अपन देख लेते हैं इनके पर्व एवं त्योहार। तो इनका जो मुख्य पर्व है वो है मेघनाद।
मेघनाद, फिर उसके बाद बिदरी पूजा, नवाखानी, मढ़ई। ठीक है, इनके क्या हो जाते हैं, मुख्य पर्व हो जाते हैं। एक तो जो मेघनाद पर्व है और जो मढ़ई पर्व है, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण क्या माना जाता है, पर्व माना जाता है। अब इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो दो प्रमुख नृत्य हैं इनके, एक तो है कर्मा और दूसरा है सैला। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर भड़म, सॉरी, हाँ, कर्मा, सॉरी, टीना, रीना इत्यादि नृत्य भी क्या है, किए जाते हैं। कर्मा सेना इनके क्या हो जाते हैं, मुख्य रूप से महत्वपूर्ण नृत्य हो जाते हैं। जिनकी वास्तविक चर्चा हम फिर जब बाद में पढ़ेंगे तो कला नृत्य में तब पढ़ेंगे इनको। ठीक है ना। इनका जो गीत है, ठीक है, वो देख लेते हैं अपन। पंडवानी, इसमें क्या किया जाता है, पांडवों की कथा का गायन किया जाता है। फिर गोंडवानी, इसमें गोंड राजाओं की कथा का गायन किया जाता है, पंडवनी, गोंडवनी। और फिर अपन बात कर रामायणी। ठीक है ना। इसमें रामायण की कथा मुख्य रूप से किसकी, लक्ष्मण की कथा गाई जाती है, ये याद रखिएगा। किसकी कथा गाई जाती है, लक्ष्मण की कथा यहाँ पर गाई जाती है। ठीक है ना। और इनका जो है एक प्रमुख मृत्यु गीत है जिसका नाम है घोटुल पाटा। क्या नाम है जिसका, घोटुल पाटा। इनका क्या हो जाता है, मृत्यु गीत इनका हो जाता है। आगे अपन देखते हैं कि इनकी जो चित्रकला है इस प्रकार की है, चित्रकला करते हैं। ठीक है ना। और इस चित्रकला को नाम दिया जाता है नोह डोरा। क्या नाम है इसका, नोह डोरा इनकी क्या हो जाती है, चित्र कला हो जाती है। और इनकी जो मनोरंजन संस्था है उसका नाम है घोटुल। क्या नाम है इनकी मनोरंजन संस्था का, घोटुल। जहां पर युवक एवं युवतियां जो हैं आपस में मिलते हैं तथा जो भी उनके धार्मिक कर्मकांड है या मनोरंजन संबंधी क्रियाएं हैं या शिक्षा परक क्रियाएं हैं, उनको क्या किया जाता है, इनको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारी क्या हो जाती है, गोंड जनजाति यहाँ पर समाप्त हो जाती है। यह सेशन आपको कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और लाइक बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।